हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज की कहानी जयपुर के रहने वाले श्वेता और उनके छोटे से बच्चे के मर्डर की कहानी है। ये कहानी सुनने के बाद आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा और कानून के कारण आज तक गुनहगारों को कोई सज़ा नहीं मिली है। तो तारीख थी 7 जनवरी 2020। जब घर की बेल बजने पर श्वेता ने गेट ओपन किया तो सामने खड़े शख्स को वो अच्छे से जानती थी। उसने उसको घर के अंदर वेलकम किया, उसके लिए चाय बनाया और फिर अचानक से उस इंसान ने घर में रखे किसी भारी चीज़ से श्वेता पर वार कर दिया। श्वेता उस टाइम काफ़ी चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, क्योंकि उस टाइम वो घर पर अपने 21 महीने के बेटे यानी श्रेयम के साथ थी और हमला इतना अचानक था कि श्वेता को बचने तक का मौका नहीं मिल पाता है और वो इंसान घर से भाग जाता है। और जब शाम को काम वाली आती है और घर की हालत और श्वेता की खून से भरी डेड बॉडी को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। और फिर इन्फॉर्मेशन मिलते ही जयपुर पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंचती है और देखती है उस रूम में चारों तरफ सिर्फ ब्लड्स थे और वहीं श्वेता की डेड बॉडी भी थी। और पुलिस एक चीज़ नोटिस करती है, वहाँ श्वेता का फ़ोन गायब था और बाकी सामान अपनी जगह पर ही थे। लेकिन अगर कुछ गायब था तो वो था श्रेयम यानी श्वेता का बेटा। पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली गई, फिर भी उनका बेटा उनको कहीं नहीं मिलता है। और उसके बाद उसके मासूम बच्चे। साल 2011 में रोहित और श्वेता की शादी हुई थी। रोहित तिवारी पेशे से केमिकल इंजीनियर था और उसका ट्रांसफ़र होता रहता था और इस हादसे से कुछ 1 या 1.5 साल पहले ही ये लोग जयपुर शिफ्ट हुए थे। और इनका 2018 में एक बेटा होता है श्रेयम, जो काफ़ी मन्नतों से शादी के 7 साल बाद हुआ था। श्रेयम के आने के बाद घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसने सोचा था इस हंसते खेलते परिवार को नज़र लग जाएगी। 7 जनवरी 2020 शाम 5:30 बजे रोहित उस वक्त अपने ऑफिस में था जब उसके पड़ोसी का उसको कॉल आया। रोहित फिर भागा भागा घर आता है। उसके फ्लैट के बाहर काफ़ी भीड़ जमा थी, पुलिस के लोग और मीडिया भी थी। रोहित सुबह तो निकला अपने घर से था, लेकिन जब शाम को लौटा तो उसका घर अब एक क्राइम सीन बन चुका था। उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी और 21 महीने का बेटा लापता था। 2 घंटे बाद शाम 7:30 बजे रोहित के पास एक मैसेज आता है, अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख का इंतज़ाम कर लो। श्रेयम को किडनैप कर लिया गया था और फिरौती में 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। सरप्राइजिंगली ये मैसेज श्वेता के ही फ़ोन से भेजा गया था और ये सब इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है और उसके बाद श्वेता के घर वाले भी जयपुर पहुंच जाते हैं। रोहित सबसे पहले श्वेता के मर्डर और श्रेयम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। ये इंसिडेंट काफ़ी पॉश अपार्टमेंट में हुआ था और हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ सिर्फ कुछ जगह ही सीसीटीवी थे और उनमें से कुछ ही चलते थे और इस वजह से पुलिस को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि श्वेता के पड़ोसी ने अपने गेट के बाहर पर्सनल सीसीटीवी लगा रखा है। उस कैमरे का एंगल श्वेता के मेन गेट पर जाता है और इससे पहले मैं आपको वो फुटेज दिखाऊं, चलिए जानते हैं कि पुलिस को ये मिली कैसे। पुलिस ने जब उनके नेबर को फ़ोन किया तो पता चला कि वो और उनकी फैमिली बाहर घूमने गई है और फ्लैट पर कोई नहीं है। फिर पुलिस ने उनको पूरा केस बताया और एक्सप्लेन किया कैसे ये सीसीटीवी फुटेज उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और उनके नेबर ने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पुलिस के साथ फुल कोऑपरेट किया। पुलिस उनके परमिशन से पीछे की बालकनी से कूदकर उनके फ्लैट के अंदर जाती है। फिर पुलिस ने 7 जनवरी की फुटेज निकाली और उस फुटेज में दोपहर का वक्त ये नज़र आया। इस फुटेज को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक आदमी अपने चेहरे को ढके हुए है और हाथ में बच्चे को चादर से लपेटे घर से बाहर लेके जाता है। पुलिस को यकीन हो गया इस शख्स ने श्वेता का मर्डर कर श्रेयम को किडनैप किया है और उस वक्त श्रेयम को सही सलामत ढूंढना फर्स्ट प्रायोरिटी थी पुलिस वालों के लिए। इसलिए पुलिस ने पूरी एनर्जी के साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और ऐसे केसेस में सबसे पहले पति पर ही शक जाता है और इस केस में भी पुलिस का शक रोहित पर ही जाता है।
फिर पुलिस वालों ने श्वेता के घर वालों से पूछताछ शुरू कर दी और उनके मैरिड लाइफ के बारे में पूछती है और उन्होंने कुछ अलग ही खुलासा किया कि हम इसको रखना नहीं चाहते, हम इसका मर्डर कर लेंगे जाके। श्वेता और रोहित की मैरिड लाइफ काफ़ी तनावपूर्ण थी। इनफैक्ट शादी के पहले दिन से ही इनके बीच झगड़े होने लगे। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी इनके परिवार वालों के बीच भी काफ़ी कहासुनी हुई थी। शादी के बाद भी इनके बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। यहाँ तक कि रोहित ने कई बार श्वेता पर हाथ भी उठाया था और श्वेता के पिता ने बताया हत्या से 2 दिन के पहले यानी 5 जनवरी को रोहित ने उनको फ़ोन कर अपने बेटी ले जाने को कहा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि रोहित अपने ससुराल वालों के प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से वो रोहित को ही अपनी बेटी के कातिल मान रहे थे। पुलिस की नज़र में अब सिर्फ रोहित ही प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक पिता ने अपने 21 महीने के बेटे से क्या दुश्मनी होगी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी श्रेयम को खोजने की। इसके लिए पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने में लग जाती है, लेकिन किडनैपर बार बार अपनी लोकेशंस बदल रहा था। रोहित ने पुलिस से कहा कि वो फिरौती की रकम देने के लिए रेडी है, बस उसे अपना बेटा सही सलामत चाहिए। 8 जनवरी 2020 पुलिस को जिस बात का अंदेशा था वो सच निकल गया। अगले दिन दोपहर 12:30 बजे के आसपास श्रेयम की लाश चादर से ढकी अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में मिली। लाश की हालत बता रही थी कि श्रेयम का श्वेता की तरह ही बेरहमी से मर्डर किया गया है। रोहित जब पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंचता है तो अपने बेटे की लाश देखकर वो सदमे से वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, जिस श्रेयम को लेकर 30 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी तो फिर उसका मर्डर क्यों किया गया? आखिर किसी को एक मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी थी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? ये वीडियो बनाते समय मेरे खुद के आंखों में आंसू आ गए कि कोई कैसे इतने प्यारे और छोटे बच्चे को मार सकता है। क्या उनके दिल में ज़रा सी दया नहीं आई? उस बच्चे की चीख सुनकर उनको डर नहीं लगा? सच में कुछ लोग इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। खैर, जब श्रेयम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई तो उसके डेथ का टाइम भी वही था जो उसकी माँ का था। एक बात तो साफ हो गई थी कि ये केस किडनैपिंग का नहीं बल्कि डबल मर्डर केस था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि अभी भी फिरौती के मैसेजेस रोहित को आ रहे थे, यानी कि किडनैपर्स को ये खबर नहीं थी कि पुलिस के हाथों श्रेयम की बॉडी लग चुकी है और ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और इस कारण मीडिया और आसपास के लोगों का दबाव काफ़ी बढ़ चुका था। फिर पुलिस अपनी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और शुरुआत रोहित के ऑफिस से करती है। वहां जाकर पता चलता है कि रोहित मर्डर वाले दिन ऑफिस की एक मीटिंग में बिजी था और इस बात को वेरीफाई वहां के सारे स्टाफ्स और सीसीटीवी कैमरा से हो जाता है। उसके बाद पुलिस उस नंबर की लोकेशंस पता करने में लग जाती है जिससे फिरौती के लिए मैसेज आए थे। काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस के बाद पुलिस को काफ़ी लोकेशंस के बारे में पता लगता है, जिसमें से एक लोकेशन था सांगनेर की। पुलिस फिर बिना देरी किए सीधा सांगनेर जाने के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद वो एक घर के पास पहुंचते हैं और उस रूम के बाहर पुलिस को वो शूज़ दिखाई दिए जो सीसीटीवी में दिखा आदमी पहने हुए था। इस बात से ये तो पक्का हो गया कि वो बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस घर से पुलिस ने सौरभ नाम के आदमी को उठाया, वो इंसान जो रोहित के दोस्त हरी सिंह का साला था। पुलिस ने शक के आधार पर सौरभ को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दिया। श्वेता और श्रेयम के कातिल को पकड़े जाने की न्यूज़ फैल चुकी थी और इसी दौरान पुलिस ने रोहित के सौरभ का आमना सामना कराया। रोहित उससे अपनी पत्नी और बेटे के मर्डर करने के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करने लगा। इल्ज़ाम अपने सर आता देख सौरभ टूट गया और उसने ऐसा खुलासा किया कि हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल पत्नी और बेटे की मौत पर गम में डूबे रहने का नाटक करने वाले रोहित ने ही उनके मर्डर की पूरी कहानी लिखी थी। रोहित और श्वेता के बीच कभी भी बनी नहीं और समय के साथ उनके बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा था। रोहित हर हाल में श्वेता से छुटकारा पाना चाहता था। इस बात का जिक्र उसने अपने करीबी दोस्त हरी से किया था।
वो उसे अपनी सारी बातें शेयर किया करता था। फिर हरी ने रोहित के जान पहचान अपने साले सौरभ से करवाया। हरी ने कहा कि उसकी हेल्प सिर्फ सौरभ ही कर सकता है। उसके बाद ये लोग एक खौफनाक प्लानिंग करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे की पत्नियों की हत्या करेंगे। जब श्वेता की हत्या के बाद मामला ठंडा हो जाएगा तो रोहित सौरभ की प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर कर देगा। रोहित ने इस काम के लिए सौरभ को 10,000 एडवांस भी दिए। प्लान के अकॉर्डिंग श्वेता और श्रेयम दोनों का मर्डर करके श्रेयम की बॉडी को इस तरह डिस्पोज करना था ताकि वो पुलिस के हाथ कभी ना लगे। श्वेता के फ़ोन से फिरौती का मैसेज भेजकर पुलिस को किडनैपिंग के एंगल में उलझाना था। घटना के दिन रोहित चाहता था कि उसकी लोकेशन हर हाल में ऑफिस में ही दिखे। इस बात को साबित करने का हर तरह से एविडेंस और विटनेस हो, इसलिए जानबूझकर कई सारी मीटिंग्स रखवाई थी। अब सवाल आता है कि सौरभ ने प्रॉपरली श्रेयम की बॉडी को डिस्पोज क्यों नहीं किया। तो पूछताछ से पता चलता है कि जब सौरभ श्रेयम की बॉडी को दफनाने के लिए बाहर निकला तो वो डर गया कि कहीं उसे कोई देख ना ले। इस वजह से उसने बॉडी को अपार्टमेंट के पीछे ही फेंक दिया और सोचा कि वो रात के अंधेरे में आएगा और बॉडी को दफना देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका बिकॉज पुलिस हर जगह तलाशी कर रही थी। लेकिन इस केस में क्वेश्चन ये था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे एक बाप ने अपने 21 महीने बच्चे को भी मरवा दिया। पुलिस ने जब ये सवाल रोहित से पूछा तो उसने बताया वो अपने लाइफ की हिस्ट्री को पूरी तरह डिलीट कर एक नई शुरुआत करना चाहता था। अगर वो अपने बच्चे को ना मरवाता तो वो एक नई शुरुआत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका मानना था कोई भी लड़की बच्चे के रहते उसके साथ घर नहीं बसाएगी। इस केस की प्लानिंग इतने चौंकाने वाला था, उससे ज़्यादा हैरान करने वाली उसकी वजह थी। इस केस में जयपुर पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दिया था। वो लोग पूरे 3 दिन तक अपने घर नहीं गए थे। इस केस को केवल 50 घंटों में सॉल्व कर दिया गया था। दुख की बात तो ये है कि सारा सच सामने आने के बाद भी श्वेता और श्रेयम के कातिल 4 साल के बीतने के बाद भी आज़ाद घूम रहे हैं और ये केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है और श्वेता के घर वाले इंसाफ की राह देखते देखते थक चुके हैं। अगर आज श्रेयम जिंदा होता तो वो पूरे 6 साल का हो गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से उनको एक ऐसा पिता मिला जो किसी हैवान से कम नहीं था। तो ये थी आज की कहानी। मैं फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ।